नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके। पिछली वीडियो में जो हमने एटीएम और क्रेडिट कार्ड के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर उस वीडियो का लिंक आ रहा है, उस लिंक के ऊपर ओके करके वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। ये जो वीडियो है वो नए क्रेडिट कार्ड यूज़र या फिर जो पुराने क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं दोनों के लिए है। आप ये मत सोचिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कौन से बैंक का है। जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो सभी क्रेडिट कार्ड, जो सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड होते हैं या फिर जो अदर्स जो कंपनी होते हैं जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, सब के ऊपर रहेगी ये वीडियो, सभी का कॉमन रहेगा। तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो पाएगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और जिनको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रखी है वो कमेंट कर दीजिए, हम उसका ज़रूर आपको जो है रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच गए वीडियो के मेन पार्ट के ऊपर और क्रेडिट कार्ड के बारे में हम बारीकी के साथ इस वीडियो में जानेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको जो है इसके बारे में पता लगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो दोस्तों क्रेडिट कार्ड आता है तो एक किसी एक बैंक का नहीं, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लगा लीजिए। सभी जो बैंकों के क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके कॉमन जो सर्विस होते हैं हम उसके ऊपर बात करें। सबसे पहले मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड के लिए आपने किस ब्याह पे अप्लाई किया है, सैलरी के बेस पे, बिजनेस के बेस पे, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड होता है। आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए आपको कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल गया जिसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। हम कुछ भी लगा लेते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1 लाख रुपए कि आपको जो क्रेडिट कार्ड जो मिला है किसी भी बैंक का उसकी लिमिट मिली है आपको 1 लाख रुपए, क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपीज। अब देखिए, ये जो आपको लिमिट मिली है ये आप जो है चूज नहीं करते, ये जो लिमिट मिलती है ये बैंक चूज करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप बिजनेस, आप जॉब करते हैं, कितनी सैलरी आती है, आपकी सैलरी कैसे आती है, बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, टर्नओवर कितना है, वो बैंक आपको जो है इसमें सेलेक्ट करता है। मान लीजिए आपकी लिमिट किसी वजह से कम आ जाती है 30,000 40,000 रुपये, तो उसमें कोई इशू नहीं होती। वो जो है 6 महीने के बाद जो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो लिमिट आपकी बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ेगी, आपको उस क्रेडिट कार्ड से लगातार जो है अच्छी ट्रांजैक्शन करते रहिए, आपका जो है इसमें ऑफर आ जाता है और आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे आपको नया क्रेडिट कार्ड मिल गया, उसको पिन जनरेट कैसे करना है? पिन जनरेट आपको जो है आप एटीएम में जाके कर सकते हैं, आप जो है एटीएम मशीन में जाके कर सकते हैं, या फिर जो है आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, जितना अमाउंट आपने यूज कर लिया उसका यूज करने का टाइम होता है 50 दिन का। अब वो 50 दिन का टाइम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो है, जो मैं आपको 50 दिन का टाइम बताता हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बिल कैसे बना और पेमेंट ड्यू डेट क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मान लीजिए आपका बिल बनता है, बिल डेट क्या होगी वो आप चूज नहीं करें, वो बैंक चूज करें, लेकिन आप चूज कर सकते हैं। वो कब करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए अभी आपको जो है नया किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला है और उसके अभी बिल डेट भी नहीं आई और पेमेंट ड्यू डेट भी नहीं आई, तो हम कोई भी रैंडमली कोई भी डेट ले लेते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि हमारी हर महीने की 14 तारीख को बिल बनेगा और जो है पेमेंट ड्यू डेट रहेगी, पेमेंट ड्यू डेट रहेगी वो 2 तारीख। मैंने यहाँ पे 2 तारीख क्यों चूज की? क्योंकि जो है हमारा जिस तारीख को जो बिल बनता है, जिस तारीख को जो बिल बनता है उसके बाद जो है बैंक जो टाइम देता है वो हमें कम से कम 18 या जो है 20 दिन का टाइम देता है, 18 या 20 दिन का टाइम देता है। अब बात आती है कि ये 14 तारीख को बिल बनेगा, इसके अंदर पेमेंट कितनी आएगी? मान लीजिए 1 लाख रुपये। अभी जो है अप्रैल चल रहा है कि 14 अप्रैल को आपका जो बिल बनेगा, 14 अप्रैल को आपका जो है बिल बनेगा। अब बात आती है कि 14 अप्रैल को कितना बिल बनेगा, तो 14 अप्रैल को जो बिल बनेगा वो बिल हमारा बनेगा 14 मार्च से 14 मार्च से और जो है 13 अप्रैल तक।
14 मार्च से 13 अप्रैल तक का जो है वो बिल इसमें बनेगा। अब मान लीजिए, अब बात आती है कि 14 तारीख को भी जो है आप जो पेमेंट करते हैं वो भी इस बिल में इंक्लूड हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम चांस होते हैं, उसमें 50 और 50 चांस रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड से अगर कोई भी पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हिस्ट्री में शो होने के लिए कम से कम 24 घंटे का टाइम लेता है। बैंक 24 घंटे से पहले शो नहीं होता, इसलिए मैंने ये तारीख जो है यहाँ पे चूज़ की है। अब 14 अप्रैल के बाद जो 14 मई को जो बिल बनेगा, 14 मई को जो बिल बनेगा ना, वो बनेगा 14 अप्रैल से लेके और 13 मई तक का। ओके, अब जो है ये बिल कितने का बनेगा, अब वो बात आती है। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है और आपने उसमें से यूज़ कर लिए 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपने जो है एक दिन में यूज़ कीजिए, चाहे आपने मान लीजिए आपने जो है 14 तारीख को 10,000 करवा लिए और फिर 16 तारीख को फिर 10,000 रुपये, फिर 17 तारीख को आपने जो है 20,000 रुपये निकलवा लिए और फिर जो है आपने 11 अप्रैल को आपने जो है 10,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये या फिर जो है आप 1,000 करके भी आप कितनी मतलब जो है आप जितनी ट्रांजेक्शन करेंगे, मेरा कहने में मतलब ये आप जितनी ट्रांजेक्शन करें, चाहे वो 1,000 रुपये ही करो, चाहे 10 रुपये ही करो, चाहे वो आप 1 लाख रुपये एक साथ कर लो, वो जितना आप करेंगे उतनी आपकी जो है बिल बन जाएगा। बिल बन जाएगा 14 तारीख को। अब मान लीजिए बात आती है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके लिए बैंक हमें 50 दिन कैसे देता है, तो उसके लिए मान लीजिए आपका जो है बिल अभी करंट का लगा लेते हैं। मान लीजिए 14 अप्रैल को जो है आपका बिल बन गया 50,000 रुपये। अब आपके जो है क्रेडिट कार्ड के अंदर कितना बैलेंस अमाउंट बच गया, मान 50,000, क्योंकि 50,000 तो इसमें से आपने यूज़ कर लिया ना, उसका आपका बिल बन गया 50,000 रुपये का, आपको जो है इसमें अमाउंट है वो बकाया बच गया। जो अमाउंट हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं बैंक से, वो हम 50 दिन के अंदर कैसे पे करते हैं, वो 50 दिन कैसे काउंट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 14 अप्रैल तक आपको बिल बन गया 50,000 रुपये का और आपका अमाउंट जो बकाया बच गया वो बच गया 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपका जो है बकाया अमाउंट बच गया। अब 14 अप्रैल को आपने जो है फिर से 50,000 रुपये डायरेक्ट आपने जो है 50,000 रुपये शॉपिंग कर लिया, फिर कुछ भी अमाउंट लगा लीजिए, आपको 50,000 रुपये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ 10,000 रुपये रिक्वायरमेंट है, आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग कर ली। तो इस जो 10,000 रुपये का आपको पेमेंट करने का जो दिन मिलेंगे वो 50 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, 14 अप्रैल को आपका जो है 10,000 रुपये, 14 अप्रैल को जो आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग कर ली। अब 14 से जो है एक महीना होता है 30 दिन का, 30 दिन का जो महीना होता है इसमें से ये लगा लीजिए 16 दिन, और जो है बिल आपको बनता है कब, 14 तारीख को, तो 30 दिन तो ये हो गई। बिल आपको बनता है 14 तारीख को। 14 तारीख के बाद जो है आपका जो है पेमेंट ड्यू डेट होती है 20 दिन का होता है, तो ये जो टोटल हो गए आपके 50 दिन हो गए। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 14 तारीख को क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो उसको आपको मिलेंगे 50 दिन, और फिर आपने 15 को किया तो उसके जो 49, 16 को किया तो उसके 48, और जो 17 को किया तो उसके जो है 47। तो जैसे जैसे मतलब आप जो है यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से जो है टाइम घटता जाएगा। मान लीजिए आपने जो है 14 के बाद जो है इसके बाद शॉपिंग करते हैं तो ये जो 50 दिन का टाइम है ये घटता जाता है। ओके, अब मान लीजिए आपने जो है शॉपिंग आके कर लिया, आपने जो है अब मान लीजिए आपने जो शॉपिंग कर लिया 14 मई को जो बिल बनेगा उससे पहले आपने जो है 13 मई को आपने जो है शॉपिंग कर लिया, तो उसको आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 21 दिन मिलेंगे, क्योंकि जो है एक दिन तो जो है, क्योंकि एक दिन जो है आपका जो वैसे बच जाएगा बिल से पहले का, और 14 तारीख को आपका बिल बन जाएगा, 14 मई को पेमेंट ड्यू डेट रहेगी 2 जून। ये बात होगी पेमेंट का। अब जो है ये जो 14 तारीख होती है, कोई भी महीने जो 14 तारीख होती है इसको हम बोलते हैं बिलिंग डेट। जिस दिन हमने जो 14 तारीख से पहले जितना भी हमने जो है अमाउंट यूज़ किया है वो हमारा जो इकट्ठा होकर जो बिल बनता है उसको बोलते हैं हम बिलिंग डेट। और जो है 2 तारीख को जो हमें पेमेंट करनी होती है उसको बोलते हैं हम पेमेंट ड्यू डेट, पेमेंट ड्यू डेट। अब मान लीजिए किसी की डेट ये है या फिर किसी और भी कुछ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है पेमेंट ड्यू डेट। अब कई केस में क्या होता है कि जो है ये बिलिंग साइकिल और ये पेमेंट ड्यू डेट है ये अलग होती है। अब मान लीजिए किसी का जो है पेमेंट ड्यू डेट मान लीजिए 27 तारीख है कि उसको जो है 27 तारीख को बिल पे करना है, तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट होती है, जो मान लीजिए वो जिसकी पेमेंट ड्यू डेट 27 तारीख में वो कस्टमर मान लीजिए जॉब करता है, तो उसकी जो पेमेंट उसकी जो सैलरी आती है वो हर महीने की 30 तारीख को आती है। अगर 30 तारीख को वो पेमेंट करेगा
तो जो उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होंगे। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब मेरे यहाँ से है, आपने जो 50,000 रुपये जो आपने शॉपिंग किए हैं उसके ऊपर जो है चार्ज लग जाएगा। चार्ज भी कैसा, लेट पेमेंट चार्ज प्लस फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज कितना होता है 3.35% प्लस 18% GST। चार्ज के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अब जो है इस केस में जो है 27 तारीख को बिल बनता है और कस्टमर की जो सैलरी आती है वो हर महीने की 30 तारीख को आती है। तो अब कस्टमर एक काम कर सकता है कि डायरेक्ट जो है कस्टमर केयर में कॉल करके जो है ये अपनी बिलिंग साइकिल को, ये जो है डेट चेंज, ये जो है डेट चेंज नहीं होगी। ये डेट जब चेंज होगी जब आपका बिलिंग साइकिल चेंज होगा। ये जो कस्टमर है यहाँ पे कॉल करके कस्टमर केयर में आपको बिलिंग साइकिल चेंज करवानी होगी। और बिलिंग साइकिल आपको ये कहना होगा कि आपको बिलिंग साइकिल इस तरह से चेंज की जाए कि जो है 30 तारीख के बाद की डेट आए। 30 तारीख के बाद अगर आपकी बिलिंग साइकिल चेंज होगी तब जाके आपका पेमेंट ड्यू डेट चेंज होगा। पेमेंट ड्यू डेट कभी चेंज नहीं होता जब तक आपकी जो है बिलिंग साइकिल चेंज नहीं होगी। इस बात पे आप जो है ध्यान दीजिए। लेकिन अब बात आती है कि कई कस्टमर जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जो पेमेंट ड्यू डेट भी आती है 50 दिन चले जाते हैं, लेकिन जो पेमेंट ड्यू डेट आती है उसको भूल जाते हैं कि आज जो हमारी पेमेंट ड्यू डेट है। और वो पेमेंट ड्यू डेट भूल जाने के कारण वो एक सर्विस एक्टिवेट करवा लेते हैं जिसका नाम होता है ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट से आप समझ गए होंगे कि आप जो है कोई भी आपका जो बैंक है, सेविंग बैंक अकाउंट, सैलरी बैंक अकाउंट, करंट बैंक, वो उससे लिंक करवा देते हैं कि मेरा जो है हर महीने की कोई भी तारीख को, हमने यहाँ पे 2 तारीख ले रखी है, हर महीने की 2 तारीख को मेरे अकाउंट से जो भी मेरा बिल बनता है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए। तो उस केस में क्या है, आपका ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है, अगर जब कस्टमर मान लीजिए 2 तारीख को आपको जो है इस आपके अकाउंट से जो है अमाउंट कटेगा, लेकिन आपके अगर अकाउंट में आप पैसे डालना भूल गया, अगर आपके अकाउंट के अंदर ही पैसे नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, मान लीजिए कस्टमर बिल बना हुआ था 50,000 रुपये और जो पेमेंट करनी थी उसको ऑटो डेबिट होने वाली थी, जो ऑटो डेबिट होने वाली थी वो हुई नहीं क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस था 49,990 रुपये। 49,990, 10 रुपये कम थे। चाहिए आपका 1 रुपये भी कम क्यों ना हो, आपका ऑटो डेबिट नहीं होगा। तो उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। चार्जेस भी कैसे लगेंगे, मान लीजिए आपको ऑटो डेबिट नहीं हुआ तो आपका चार्जेस लगेंगे। एक तो लेट पेमेंट का चार्ज लगेगा, प्लस आपका जो है फाइनेंस चार्ज, प्लस आपका जो है ऑटो डेबिट चार्ज, प्लस आपका जो है 18% GST। ये आपको जो है चार्ज पे करने होते हैं अगर आपने ऑटो डेबिट लगवा रखा है। अगर वो आपका ऑटो डेबिट नहीं है फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया तो बस ये हट जाएगा, आपको ये चार्जेस आपको लगेंगे। अब इन चार्ज से आपको कैसे बचा जा सकता है, तो इन चार्ज से बचने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप इस तारीख को जो है पेमेंट कर दीजिए। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। कई कस्टमर ये सोचते हैं कि आपको 2 तारीख को पेमेंट करनी, नहीं, आप जो 2 तारीख से पहले कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। 14 तारीख को आपको बिल बनता है तो आप 14 तारीख को पेमेंट कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, 16 को भी। कहने का मतलब है 2 तारीख या 2 तारीख से पहले आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मैं ऑटो डेबिट में एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए ऑटो डेबिट आपने सर्विस एक्टिवेट करवा रखी है और आपके पास अमाउंट आ गया 50,000 रुपये पहले ही, 14 तारीख को आपका बिल बन गया और आपका जो है अमाउंट पहले, आपको जो है 2 तारीख से पहले आपके पास अमाउंट आ गया 50,000 रुपये, और आपने ये सोचा यार क्यों मैं वेट करूं ऑटो डेबिट का, मैं पहले ही पे कर देता हूं, और आपने जो है अमाउंट पे कर दिया आपने 1 तारीख को, ठीक है। पेमेंट ड्यू डेट होती है 2 तारीख, उससे पहले वाले दिन 1 तारीख को आपने जो है पेमेंट कर दिया। पेमेंट आपने कर दिया, लेकिन वो पेमेंट आपने कैसे किया कि आपने कोई भी ऑनलाइन लगा लीजिए, नेट बैंकिंग के थ्रू, कोई पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू आपने जो है पेमेंट कर दिया, किसी मोड से आपने पेमेंट कर दिया और वो रिसीव भी हो गया। लेकिन
आपका ऑटो डेबिट तो एक्टिवेट है ना, तो आपको जो है 2 तारीख को भी आपका जो है अमाउंट कटेगा। 2 तारीख को आपका अमाउंट कटेगा, और वो कितना कटेगा, 50,000 रुपये कटेगा। 50,000 रुपये आपके अगर अकाउंट में वो कट गया तो वेल गुड है। उस 50,000 रुपये का जो है आप उसको वापस अपने अकाउंट, उस 50,000 रुपये आप कस्टमर केयर में कॉल करके वापस अपने सेविंग अकाउंट के अंदर मंगवा सकते हैं, या फिर वो आपके क्रेडिट कार्ड में ऐड हो जाएगा, और वो आपके क्रेडिट कार्ड में ऐड हो जाएगा। जितनी आप शॉपिंग करेंगे उसमें वो माइनस होता जाएगा। लेकिन उससे पहले मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये नहीं हो गए और आपने 50,000 रुपये 1 तारीख को पहले पे कर दिए, और 2 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर अगर 50,000 रुपये नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो है लेट पेमेंट चार्ज, फाइनेंस चार्ज प्लस ऑटो डेबिट आपका फिर से लग जाएगा। अब ये कहीं ये कौन सी बात जो ऑटो डेबिट लग जाए, ये तो भाई आपने जो है सर्विस ले रखी है ऑटो डेबिट की, तो वो तो जो है ह्यूमन को तो पता होता है कि जो है उस तारीख को जो है उन्होंने पैसे जमा कर दिए, लेकिन सिस्टम को थोड़ी ना पता होता है कि कस्टमर ने जो है पैसे जो है सबमिट कर दिए। तो जो है उस केस में जो है आपका ऑटो डेबिट लगेगा। लेकिन ऑटो डेबिट से पहले अगर आप पेमेंट करते हैं और अगर आप ऑटो डेबिट से बचना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपने ऑटो डेबिट लगवा रखा है इस तारीख को, तो इससे पहले आप जो है 5 से 7 दिन पहले पेमेंट कीजिए, तब जाके आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 तारीख से पहले मतलब 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं, तो आपका ऑटो डेबिट 101% होगा। मान लीजिए अगर आप 2 तारीख से पहले 5 से 7 दिन पहले पेमेंट करते हैं, तब आपको तब आपका जो है ऑटो डेबिट नहीं होगा। अब इसमें एक केस और रहता है, जैसे मान लीजिए आपका 2 तारीख को आपका बिल बना और आपने, कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो 2 तारीख को रात को 11 बजे बिल पे करते हैं, और जो है उनका प्रॉब्लम ये आती है कि बैंक का सर्वर डाउन चला जाता है, या फिर वो पेमेंट कर देते हैं लेकिन वो पेमेंट जो है सक्सेसफुली सबमिट नहीं होती, तो उस केस में जो चार्ज लगते हैं आपके लेट पेमेंट चार्ज और फाइनेंस चार्ज। अब जो है पुराने कार्ड होल्डर होते हैं, उन्होंने देखा हो कि उनका जो बिल बनता है उसमें जो है 2 अमाउंट आते हैं, एक तो मिनिमम अमाउंट, एक जो है टोटल अमाउंट। हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, चलिए। अब मान लीजिए आपका 14 तारीख को आपका जो है बिल बन गया, मान लीजिए 14 तारीख को आपका बिल बन गया 50,000 रुपये का। अब जो है 50,000 रुपये बिल बन गया, इस बिल में जो सभी आते हैं, इस बिल में सारा अमाउंट आएगा। आपने जितनी भी शॉपिंग की, 10,000 रुपये, 15,000, 20,000, कितना भी आपने जो शॉपिंग किया है या फिर जितना अमाउंट आपने यूज़ किया है, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। बिल बन गया आपको 50,000 रुपये का, तो जो टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 50,000। और मिनिमम आपका जो है मिनिमम अमाउंट कितना आता है, मिनिमम अमाउंट जो है कितना भी नहीं हो सकता। मिनिमम अमाउंट जो है इस अमाउंट का 5% होता है। जो ये टोटल अमाउंट होता है इसका 5% होता है मिनिमम अमाउंट। तो मिनिमम अमाउंट होता है, इसके अंदर जो है एक अमाउंट और ऐड हो जाता है। अगर आपका कोई ईएमआई चल रहा है, क्रेडिट कार्ड से अगर आपने कोई प्रोडक्ट ईएमआई पे ले रखा है, या फिर आपने जो है ईएमआई करवा रखी है किसी भी चीज़ की, या फिर आपने अमाउंट का, आपका जो बिल का आपने ईएमआई करवा रखा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो है उस केस में जो है आपका जो है, मान लीजिए इसमें से 1,000 रुपये आ जाएंगे, मान लीजिए 50,000 में से 1,000 रुपये आ जाएंगे, प्लस आपका जो है जो ईएमआई चल रहा है, ईएमआई भी लगा लेते हैं हम, 1,000 का आपका ईएमआई चल रहा है, 1,000 का ईएमआई हो, तो ये जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,000 रुपये हो जाएगा, प्लस आपका जो है 18% जीएसटी। ये 18% जीएसटी किस चीज़ का है? 18% जीएसटी उस चीज़ का है जो आपका ईएमआई चल रहा है, ईएमआई के ऊपर जो जीएसटी लगता है उस चीज़ का जीएसटी। अब जो मैंने अभी एक वर्ड का नाम लिया ईएमआई, ईएमआई का क्या मतलब होता है? मान लीजिए 14 तारीख को आपका बिल बन गया 50,000 रुपये का, ठीक है, 14 तारीख को बिल बन गया 50,000 रुपये, पेमेंट ड्यू डेट आने वाली है 2 तारीख, 50,000 रुपये आपके अकाउंट में नहीं है, 50,000 रुपये आपके पास नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, आप जो है कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, और जो इस 50,000 रुपये को आप ईएमआई में चेंज करवा लीजिए। आप उसको ईएमआई में चेंज करवा लीजिए। ईएमआई कितने महीने, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप कितने महीने करवाना चाहते हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, 12, 24,
36 कितने ही महीने करवाना चाहते हैं वो आपको सारी चीज़ डिटेल में बता देंगे। और आपकी मेल आईडी के ऊपर जो आप रजिस्टर मेल आईडी है उसके ऊपर मेल भी आ जाएगी कि आपके हर महीने इतने जो है EMI कटेगी प्लस आपके इतना जो है GST रहेगा। इस केस में जो है आपने EMI करवा लिया तो आपको जो है लेट पेमेंट चार्ज और जो आपको फाइनेंस चार्ज लगते हैं वो आपको नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ ये EMI पे करना होगा और जो है इस EMI को आप पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने जो है 12 महीने का आपने जो है चूज़ कर लिया कि मैंने जो है 50,000 अमाउंट है ये 12 महीने के लिए सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको जो है 12 महीने का जो आपने अमाउंट पे कर दिया, लेकिन 3 महीने के बाद जो है आपके पास कहीं ना कहीं से 50,000 रुपये या फिर उसका जो बैलेंस अमाउंट रहता है वो आपका अमाउंट आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बैलेंस अमाउंट रहता है 45,000 रुपये, वो कहीं ना कहीं से आपके पास अमाउंट आ जाता है और आप ये सोचते हैं यार 12 महीने कौन वेट करे, मैं तो आज ही पे कर देता हूँ। तो आप उसको जो है आज ही पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको 3% फोर क्लोज फीस आपको देनी होगी, प्लस आपको 18% GST आपको देनी होगी। 18% GST आप किसी भी बिल हो आपको पे करना ही करना हो, लेकिन आपको जो है 14 से 2 तारीख के बीच में जो बिल बनता है आपने जितने शॉपिंग की है उसमें कोई भी GST नहीं लगता। आपने जैसे 10,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये आपने शॉपिंग की है उतना ही अमाउंट आपका आएगा, एक पैसा जो है आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, आपका सिर्फ उतना ही अमाउंट रहेगा। मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ इस चार्ज से बचने का, लेकिन वो देखिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं करना चाहते नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बहुत से कस्टमर क्या करते हैं, जैसे 14 तारीख को 50,000 रुपये बिल बन गया, ठीक है, कुछ भी बिल बन गया और जो उनका जो है उनके पास अमाउंट नहीं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि उनके जो क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है बैलेंस अमाउंट रहता है, मान लीजिए आपका 50,000 रुपये बिल बन गया और 50,000 रुपये लिमिट आपकी बची हुई है, वो उसको जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर और अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद वो ये बिल पे कर देते हैं, जिसके बाद उनका कोई भी चार्ज नहीं लगता। अब ये होगी बात। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपका चार्ज लग गया, वो चार्ज हमें कैसे वापस मिलेगा या फिर हम उससे कैसे बच सकते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। अब बात आती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाले चार्ज। अब मैं आपको चार्जेस के बारे में बता देता हूँ। हमने जो इस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट माना था वो 1 लाख रुपये माना था। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 1 लाख रुपये। अब मान लीजिए 14 तारीख से पहले जो आपको बिलिंग डेट है उस तारीख से पहले आपने जो है 1 लाख रुपये 1 लाख और आपने 1,000 रुपये आपने जो है अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल लिए। अब बात यहाँ पे आती है 1,000 रुपये कहाँ से, ये जो है हिडन लिमिट होती है। हिडन लिमिट ये जो है हिडन लिमिट होती है जो कस्टमर को दिखाई नहीं देती। कस्टमर क्यों नहीं दिखाई देती, ये इसलिए दिखाई नहीं देती, मान लीजिए आपने कोई जो है कोई प्रोडक्ट परचेज किया है 1,01,000 रुपये का, तो जो है बैंक ये सोचता है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जो लिमिट एक्स्ट्रा दी जाती है ताकि आपको जो है कोई प्रोडक्ट परचेज करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने जो है प्रोडक्ट परचेज कर लिया 1,01,000 रुपये, लिमिट थी आपकी 1 लाख रुपये। अब आपने 1 लाख से ऊपर का अपने अमाउंट है जो यूज़ कर लिया, तो 1 लाख से ऊपर जो है आपसे 1 रुपये की यूज़ कीजिए, से 1,000 रुपये यूज़ कीजिए और आपने निकाली यहाँ पे 1,000 रुपये। 1,000 रुपये निकालने के बाद जो है आपका क्रेडिट कार्ड चला गया ओवर लिमिट। तो आपका जो 14 तारीख को बिल बनेगा, 14 तारीख को बिल बनेगा आपका 1 लाख प्लस आपका 1,000 प्लस आपका 1,000 प्लस आवर लिमिट का चार्ज। सभी बैंकों का अलग अलग रहता है और लगभग जो सभी बैंकों का रहता है वो 500 रुपये रहते हैं प्लस 18% GST। ये आपको जो है चार्ज आपको पे करना होगा, ये आपको चार्ज आपको ये अमाउंट आपको पे करना होगा, ये अमाउंट आपको पे करना होगा। और कौन से चार्ज होते हैं, पेमेंट ड्यू डेट आपकी 2 तारीख को बिल बना था, 14 तारीख को बिल बना था, पेमेंट ड्यू डेट आपकी 2 तारीख, 14 तारीख को बिल बना था आपका 50,000 रुपये, 2 तारीख को आपने अमाउंट पे नहीं किया तो क्या लगेंगे, लेट पेमेंट प्लस फाइनेंस चार्ज प्लस 18% GST। आप
चार्जेस की कहीं पे भी बात आए, चार्जेस की कहीं पे भी बात आए, चार्जेस अगर आपको कहीं पे भी आ गया तो उसके साथ जीएसटी आएगा ही आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, 18% जीएसटी आपको देना ही देना होगा। अब एक ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। एक महीने बताया था आपको ऑटो डेबिट वाला चार्ज। ऑटो डेबिट का चार्ज, ऑटो डेबिट का जो चार्ज होता है, 2 तारीख को पेमेंट ड्यू डेट है, ऑटो डेबिट लगा हुआ, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो उसके अंदर भी जो है लेट पेमेंट प्लस फाइनेंस चार्ज प्लस ऑटो डेबिट चार्ज प्लस 18% जीएसटी। मान लीजिए ऑटो डेबिट की जो सर्विस एक्टिवेट है और वो इस केस में एक्टिवेट है, आपकी लिमिट है ऊपर चली गई है, आपकी जो लिमिट है और लिमिट हो चुकी है, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और लिमिट हो चुकी है, तो उस केस में इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, ओवर लिमिट चार्ज। इसमें जो नेक्स्ट चार्ज आता है, लिमिट कितनी थी क्रेडिट कार्ड की, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। अगला जो चार्ज आता है वो सिर्फ रहता है फाइनेंस चार्ज प्लस 18% जीएसटी। ये कब लगता है, जब 14 तारीख को आपका बिल बन जाता है 50,000 रुपये का, तो 50,000 रुपये का टोटल अमाउंट रहता है, टोटल अमाउंट आपका रहता है 50,000 रुपये। मिनिमम अमाउंट क्या रहता है, मिनिमम अमाउंट इसका 5%, तो मान लीजिए इसका जो है 5,000 रुपये आपका जो है मिनिमम अमाउंट रहेगा। आपके पास जो है 50,000 रुपये है नहीं, आपके पास 5,000 रुपये हैं और आपने जो है मिनिमम अमाउंट पे कर दिया 2 तारीख को, तो उस केस में आपने बैंक का तो जो है पैसा 50,000 रुपये यूज़ किया और आप पे कर रहे हैं 5,000 रुपये, तो उस केस में जो है आपका फाइनेंस चार्ज प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना होता है नेक्स्ट बिल में। लेकिन जो ये फाइनेंस चार्ज लगेगा वो टोटल जो इस अमाउंट के ऊपर लगेगा। 50,000 रुपये का जो है 50,000 रुपये के ऊपर जो है आपका फाइनेंस चार्ज लगेगा प्लस 18% जीएसटी। अब जो चार्ज आता है वो आता है कैश विड्रॉल चार्ज। अब जो चार्ज आता है उसका नाम है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल चार्ज, आप जो है एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो उस क्रेडिट कार्ड से कभी भी आप डायरेक्ट एटीएम में जाके क्रेडिट कार्ड से अमाउंट कैश मत निकलवाइए। कैश आप जो क्रेडिट कार्ड से सारी पेमेंट कीजिए, जितनी भी पेमेंट होती है सभी कीजिए, लेकिन बस रिक्वेस्ट है आप क्रेडिट कार्ड से कभी कैश पेमेंट मत कीजिए, मतलब एटीएम में जाके कैश मत निकलवाइए। उस केस में क्या होता है, डे बाय डे का हर दिन का आपको चार्ज लगता है 3.35%। सभी बैंकों का अलग अलग रहता है, मैंने आपको एक कॉमन बताया कि 3.35% प्लस चार्ज का नाम आ गया 18% जीएसटी। अब ये लग गया, लेकिन इतने में आपका काम नहीं चलेगा, उसके लिए भी आपको जो है एटीएम से आपने कैश निकलवाया, एटीएम विड्रॉल चार्ज कितना 500 रुपये। यहाँ पे क्या चार्ज की बात आ गई प्लस 18% जीएसटी। चार्ज जहाँ पे आ गया वहाँ पे जीएसटी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आपको ये चार्ज देने ही देने होंगे। अब ये इतना हो गया, ये डे बाय डे का चार्ज होता है। तो इस केस में आपको बचने के लिए क्या करना होता है, मान लीजिए आपका जो है कैसे न कैसे करके आपने जो है अमाउंट आपने निकाल लिया, एटीएम से आपने अमाउंट निकाल लिया, मान लीजिए गलती से आपने जो ये अमाउंट निकाल लिया, तो उस केस में बचने के लिए क्या करना होगा, 14 तारीख को बिल बना है तो आप 14 तारीख को ही अमाउंट पे कीजिए। अगर आपने जो है एटीएम से अगर आपने चार्ज निकलवा लिया, अगर उस केस में अगर आपने एटीएम से जो चार्ज निकलवाया, अगर आप 2 तारीख को अगर आप अमाउंट पे कर रहे हैं तो जो है 14 तारीख तक तो जो है आपको ये दोनों अमाउंट जो है ऐड होके आ जाएंगे। लेकिन जो है 14 तारीख के 2 तारीख के बीच में जो आपको जो है ये जो डेली बेस का जो चार्ज लग रहा है ना, ये जो आपका 3.35%, ये आपको जो अगला बिल बनेगा 14 तारीख उसके अंदर ऐड होके आ जाएगा। ये चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ ये चार्ज जो है ऐड होके आ जाएगा, प्लस आपका जो है जितनी आप शॉपिंग करेंगे या जितनी ट्रांजेक्शन करेंगे उतना अमाउंट इसमें ऐड होके आ जाएगा। ये इसका लॉजिक है क्रेडिट कार्ड का। जैसे मैंने जो भी चार्ज बताया उसमें से कोई भी आपको एक चार्ज लग गया, किसी भगवान करे ना लगे, लेकिन किसी भी आपकी मिस्टेक या फिर आप भूल गए हो या फिर किसी भी कारण से
किसी भी कारण से आपको जो है ये चार्ज लग गया, तो उस केस में बचने के लिए क्या करना होता है। मान लीजिए आपका लेट पेमेंट चार्ज प्लस फाइनेंस चार्ज प्लस 18% GST आपका लग गया है। किस केस में लगता है, जब आप वो पेमेंट जो ड्यू डेट होते हैं उस डेट को आप जो अमाउंट पे नहीं करते हैं तब आपको जो है चार्ज लगता है। अब क्या होता है, इस केस में आपको चार्ज लग गया। लेट पेमेंट जो है अलग अलग तरीके से लगते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक बता देता हूँ लेट पेमेंट चार्ज कितना होता है। 0 से 500, कोई भी आपको जो मतलब मान लीजिए 500 रुपये आपका बिल बना है, तो लेट पेमेंट आपको 2 तारीख निकल चुकी हो, तो आपको जो है अगला बिल बने उसमें कोई भी चार्ज लग के नहीं आएगा, आपको जो है 0 अमाउंट लग के आएगा। 500 से 1000 जो आपका नए मान लीजिए 2 तारीख निकल गई और आपको जो है लेट पेमेंट फाइनेंस चार्ज और 18% GST लगे, लेकिन लेट पेमेंट जो चार्ज अगला बिल में लग के आएगा वो लग के आएगा 450 रुपये प्लस 18% GST। अब 1000 से ऊपर का अमाउंट चला गया, 1000 से 10,000 रुपये, 1000 से 10,000 रुपये का आपका कितना लगेगा 750 रुपये प्लस 18% GST। अब 10,000 से 25,000 रुपये कितना लगेगा 1100 रुपये प्लस 18% GST। अब 25,000 से और 50,000 के ऊपर का जो अमाउंट रहेगा उसमें लगेगा 1,300 रुपये प्लस 18% GST। ये आपको लेट पेमेंट के चार्जेस हैं जो आपको जो है पे करने होते हैं पेमेंट ड्यू डेट के बाद। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, ये चार्जेस कब इंक्लूड होते हैं, जब आपका बिल बन जाता है, जितने आपका अमाउंट का बिल होता है उसमें काउंट होता है। अब हम मान लीजिए बिल बन गया आपका 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये कौन सी इसमें आते हैं, वो इस लाइन में आते हैं। तो वो 25,000 रुपये जो बिल बनेगा उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा 1100 रुपये प्लस 18% GST। तो आपका नेक्स्ट बिल बनेगा, मान लीजिए 25,000 रुपये का आपका बिल बना हुआ है, प्लस आपका जो है 1100 रुपये प्लस फाइनेंस चार्ज है 3.35% प्लस 18% GST। 18% GST इन दोनों का ऐड करके 18% GST होता है। वो दोनों जो है आपका नेक्स्ट बिल जो अगला बिल बनेगा 14 तारीख को उसके अंदर ऐड होके आ जाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपको ये एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मान लीजिए ये चार्ज आपको लग गए, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको जो है डायरेक्ट जो है कस्टमर केयर में कॉल करना होगा। लेकिन कस्टमर केयर में कॉल जब करना होगा जब आपका बिल बन जाए और बिल में जो है ये चार्जेस आपको शो होने लग जाए कि लेट पेमेंट चार्ज फाइनेंस चार्ज लगाए, उस केस में कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद जो है आपको जो है ये अमाउंट है रिफंड हो जाएगा। लेकिन जो है सभी बैंक जो है अमाउंट रिफंड नहीं करते, कुछ ही बैंक जो है अमाउंट रिफंड करते हैं। अब जो ये अमाउंट रिफंड होगा ये सिर्फ साल में एक बार होगा, साल में एक बार होगा। चाहे वो आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगा हो, वो आपको सिर्फ साल में एक बार आपको जो है अमाउंट रिफंड होगा जी। ये नहीं होंगे 25,000 रुपये जो बिल बना ये अमाउंट आपका रिफंड नहीं होगा। आपका 1100 रुपये ये अमाउंट जो है आपका रिफंड होगा। आपको जो है ये आप अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर भी ले सकते हैं और जो है अपने सेविंग अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये तो कुछ चार्जेस के बारे में। क्रेडिट कार्ड को आप आराम से यूज़ कीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप सिर्फ हमेशा क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करते हैं सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़ ये है कि आप जो है क्रेडिट कार्ड से कभी भी ATM में जाके कैश मत निकलवाइए, वरना आपको डे बाई डे का चार्ज लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट ड्यू डेट होता है, जिस तारीख को आप बिल पे करते हैं, जिस तारीख को आप अपना अमाउंट पे करते हैं, उस तारीख के बाद में अमाउंट पे मत कीजिए। कैसे एडजस्ट करके आपको जो पेमेंट ड्यू डेट होती है उस तारीख को जो आप अपना अमाउंट पे कीजिए। तीसरी चीज़ आती है, आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कभी भी ओवर लिमिट मत होने दीजिए, क्योंकि फिर उसके ऊपर भी जो है चार्ज लगे। बस आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। कभी भी क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बेनिफिट भी कुछ अलग ही होते हैं। अब मान लीजिए आप जो है अमेजोन से फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे आता है
कि नो कॉस्ट EMI, या फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हैं, अमेजोन से करते हैं तो उसमें 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। सभी बैंकों को अलग अलग रहता है, जैसे HDFC, SBI, सभी का बैंक को अलग अलग रहता है कि आप जो है इस कार्ड से शॉपिंग कीजिए तो आपको 50% का डिस्काउंट, इससे कीजिए तो 10% का डिस्काउंट। तो वो आपको जो है अलग अलग फेस्टिवल या फिर अलग अलग जो है उनका आता रहता है ऑफर। जो कस्टमर होते हैं जो मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, जो आपकी पेमेंट रेट होती है कुछ भी हो सकती है, पेमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो बिल बना था आपको 50,000 रुपये बिल बना था, तो 50,000 रुपये बिल बना था, तो उसके जो आपने जो शॉपिंग की थी उसके आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। रिवॉर्ड्स पॉइंट जो आपको मिलते हैं वो आपको जो बैंक, जिस बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है उन क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट को आप जो है वाउचर ले सकते हैं, और कुछ क्रेडिट कार्ड को जो है आप डायरेक्ट कैश में जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये एक जो है इसका बेनिफिट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं करते, तो उस केस में क्या आपको चार्ज लगेंगे? तो उस केस में आपको चार्ज लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं। ये कैसे? उस केस में आपको ध्यान देने की बात ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं जिस भी एजेंट के थ्रू, आप उनसे ये पूछिए कि आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री है या नहीं है। अगर लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं है तो आपको पर ईयर, अगर आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं होता है तो पर ईयर आपको जो चार्जेस देने होते हैं एनुअल फीस का चार्ज देना होता है। यार बैंक अगर हमें 1 लाख रुपया अगर हमारी जेब में डाल रहा है 1 साल के लिए, अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करें तो वो कुछ भी नहीं ले रहा, वो आपसे जो है आपका एनुअल फीस ले रहा है। और एनुअल फीस मान लीजिए आपका जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर लग रहा है 499 रुपये प्लस 18% GST। इसमें क्राइटेरिया होता है, अलग अलग क्रेडिट कार्ड का क्राइटेरिया होता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड से जो है आप 1 लाख साल में 1 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर लीजिए, आपको जो है एनुअल फीस जो लगा है वो आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं और आपको जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं तब आपको जो है ये चार्ज देना होता है। लेकिन मैंने आपको बताया ये चार्ज आपको तब देना होता है जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और एजेंट आपको ये कह देता है कि आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं है, तब आपको ये चार्ज देना होता है। अगर ये कह देते हैं कि लाइफ टाइम फ्री है, फिर आप इस चार्जेस को भूल जाइए, आपको ये चार्जेस नहीं लगेंगे। और आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपका क्राइटेरिया होता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को जो साल में 1 लाख रुपये तक यूज़ कर लीजिए, आपका एनुअल फीस आपको रिफंड हो जाएगा। एनुअल फीस जो लगता है वो तो ATM के ऊपर भी लगता है, लेकिन वो जो है हमारे ऑटोमेटिक अपने अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो है हमारे बिल में ऐड होके आता है, जो हम, लेकिन वो जो है साल के लास्ट में या फिर साल के स्टार्टिंग में बैंक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कब आपको जो है ये एनुअल फीस लगाएं। वो साल के लास्ट में लगा सकते हैं और ये साल के शुरुआत में भी लगा सकते हैं। तो ये एनुअल फीस हो गया। मान लीजिए आपका बिल बन गया 14 तारीख को, एक एग्जाम्पल अलग से है, ये 1 लाख रुपये का आपका बिल बन गया। पेमेंट ड्यू डेट क्या है? 2 तारीख को आपको 1 लाख रुपये पे करना है। भूल गए आप पेमेंट करना, तो पेमेंट करना जो भूल गए तो उसमें जो है आपको 1 लाख रुपये प्लस आपको जो है लेट पेमेंट, फाइनेंस चार्ज और 18% GST। लेकिन इसमें एक चार्ज और ऐड हो जाएगा नेक्स्ट बिल में, वो है आवर लिमिट चार्ज। अब आप ये पूछें कि हमने तो 1 लाख रुपए की शॉपिंग की थी, उसमें तो जो है आवर लिमिट था ही नहीं। वो 1 लाख रुपए तक के हमें जो शॉपिंग की 1 लाख रुपए तो हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उसमें तो जो आवर लिमिट का चार्ज कैसे लग गया? वो चार्ज इस केस में लगेगा अगर 2 तारीख के बाद में पेमेंट करते हैं, वो नेक्स्ट बिल में ऐड हो क्या है। 2 तारीख से पहले करते हैं तो आपको ये कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 2 तारीख के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको ये चार्ज देना होगा। अब लिमिट का चार्ज कैसे लगेगा? आपको जो है 1 लाख रुपये शॉपिंग कर ली, लेट पेमेंट चार्ज, फाइनेंस चार्ज आपको जो है कहाँ से निकालेगा? बैंक आपके क्रेडिट कार्ड से निकालेगा। क्रेडिट कार्ड में अगर आपके जो है लिमिट 1 लाख रुपये की है तो क्रेडिट कार्ड जो है इसमें बिल में ऐड होगा, लेट पेमेंट चार्ज, फाइनेंस चार्ज, 18% GST वो ऐड होगा, तो आपको जो क्रेडिट कार्ड है आवर लिमिट चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको आवर लिमिट का चार्ज लगेगा। अब आवर लिमिट का चार्ज लग गया और उसी टाइम क्या होता है, और मान लीजिए ओवर लिमिट का चार्ज लग गया और उसी टाइम आपका जो है एनुअल फीस लग गया। मान लीजिए आपका जो है ये ओवर लिमिट का चार्ज लगा है साल के लास्ट में या फर्स्ट में, आपको एनुअल फीस भी उसी टाइम लग गया, तो जो है ये जो कार्ड आपका ओवर लिमिट हो जाएगा। इससे बचने के लिए जो है आपको कस्टमर केयर में कॉल करना हो। लेकिन
आपको जो कैश जब निकलवाते हैं तो उस केस में बैंक आपको जो है चार्जेस लगे हैं वो आपको रिफंड नहीं करेंगे, किसी भी हालत में वो आपको अमाउंट पे करना होगा। तो दोस्तों ये हमारा क्रेडिट कार्ड का जो टॉपिक था, इसके अंदर हमने जो है लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, वरना हम इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये नहीं है कि क्रेडिट कार्ड जो है चार्जेस की वजह से हमने नहीं लेना चाहिए। मैं खुद दोस्तों जो है 3 क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, और जो है आप एक बार अगर क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करने लग जाएं तो फिर आपको जो है वो जो है पेमेंट मैनेज करने आ जाती है अपने आप, जो आप सीख जाते हैं। आपको जो है सब कुछ याद रहने लग जाता है कि कैसे क्या कौन से क्रेडिट कार्ड से कैसे क्या अमाउंट मैनेज करके बिल पे करना है जो, और जो है कोई भी चार्ज नहीं लगता। और आज के टाइम में जो है क्रेडिट कार्ड कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक पार्ट बनता जा रहा है। तो जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो है ये नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया तो वो कभी बंद नहीं हो सकता। आप क्रेडिट कार्ड एक बार ज़रूर लेके देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, क्रेडिट कार्ड की सर्विस आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको जो है बंद भी करवा सकते हैं। उसके लिए कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना होता है। क्रेडिट कार्ड के जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। इतने आपके डेबिट कार्ड एटीएम के ऊपर जो ऑफर नहीं आते जितने क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर आते। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर कोई चार्जेस न लगे। चार्जेस नहीं लगेंगे तो आपको लाइफ में कभी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दीजिए। वैसे हम जो है इसमें कुछ और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले थे, लेकिन वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आपके कोई भी डाउट है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारा जो चैनल है ऑनलाइन अड्डा, हम इसके ऊपर ये ऐसे ही टॉपिक लेके आते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और आपको जो है टाइम वेस्ट ना हो। आपको जो है यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और जो है चार्जेस से रिलेटेड, लेकिन ऐसी वीडियो आपको न मिलेगी कि मैंने आपको जो बताया क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो चार्जेस के बारे में कैसे रिफंड होता है, वो शायद ही आपको जो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।